आज हम एक ऐसी जुबानी जंग की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि सदियों पुराने इतिहास, धर्म और राजनीति का एक जटिल मिश्रण है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर है। गाजा में इजरायली हमलों को लेकर मुस्लिम देशों में गुस्सा उफान पर है, लेकिन जब कतर जैसे देश पर हमला हुआ तो ऐसा लगा मानो धैर्य का बांध ही टूट गया हो। इस गुस्से ने दो शक्तिशाली नेताओं को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आज हम इस बात को डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों यरूशलेम, एक प्राचीन शहर, इन दोनों नेताओं की जुबानी जंग का केंद्र बन गया है। इस विवाद में एक रहस्यमयी शिलालेख का जिक्र भी आया है, जिसके पीछे की कहानी और उसका महत्व क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है या एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है जो पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकती है? गाजा में इजराइल के लगातार हमलों ने पहले ही मुस्लिम जगत में नाराजगी पैदा कर रखी थी, लेकिन जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए तो मुस्लिम देशों ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। दोहा में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जैसे शक्तिशाली नेता भी मौजूद थे। बैठक में इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की गई और कई देशों ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने की बात कही। इस घटना ने मुस्लिम देशों को एक मंच पर ला खड़ा कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रहेंगे। इसी माहौल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ एक तीखी जुबानी जंग शुरू की है। दोहा में हुई बैठक के बाद एर्दोआन ने खुलेआम कहा कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूर्वी यरूशलेम को एक नए फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी नहीं बना देते। उन्होंने कहा कि 1967 की सीमाओं के आधार पर क्षेत्रीय अखंडता स्थापित करने की बात दोहराई और कहा कि वो किसी भी धमकी को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यरूशलेम से ही एर्दोआन को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मिस्टर एर्दोआन, यरूशलेम हमारा शहर है, आपका नहीं। नेतन्याहू ने यरूशलेम पर इजराइल की संप्रभुता पर जोर दिया और कहा कि यह पिछले 2700 सालों से एक यहूदी शहर रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। ये जुबानी जंग तब और तेज हो गई जब एर्दोआन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सिलवाम शिलालेख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू बेशर्मी से इस शिलालेख की मांग कर रहे हैं, लेकिन तुर्की उन्हें यरूशलेम से संबंधित एक भी कंकड़ नहीं देगा। तो ये सिलवाम शिलालेख क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? शिलवाम शिलालेख एक प्राचीन हिब्रू शिलालेख है जो 1880 में यरूशलेम की शिलवाम सुरंग में मिला था। ये लगभग 2700 साल पुराना माना जाता है और इसे प्राचीन हिब्रू वर्णमाला में लिखा गया है। ये शिलालेख अब इस्तांबुल के एक संग्रहालय में रखा गया है। एर्दोआन ने कहा कि ये तुर्की की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है, क्योंकि ये तुर्क साम्राज्य के शासन के दौरान मिला था। इस शिलालेख का जिक्र करके एर्दोआन ने यरूशलेम पर तुर्की के ऐतिहासिक और धार्मिक दावे को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। ये विवाद सिर्फ यरूशलेम पर दावों तक सीमित नहीं है, ये दोनों नेताओं के बीच एक शक्ति प्रदर्शन है, जहां एर्दोआन मुस्लिम जगत के नेता हैं के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, वहीं नेतन्याहू इजराइल की सुरक्षा और पहचान को लेकर अपनी दृढ़ता दिखा रहे हैं। एर्दोआन ने नेतन्याहू को हिटलर का वैचारिक रिश्तेदार तक कह दिया, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। जानकार मानते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों पर दावों से दोनों देशों के बीच का तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है। क्या ये जुबानी जंग किसी बड़े टकराव की शुरुआत है? क्या इजराइल और तुर्की के बीच का ये संघर्ष सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रहेगा या ये एक नया मोर्चा खोल देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाल ही में ईरान और हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने इजराइल के अभेद माने जाने वाले आयरन डोम रक्षा प्रणाली की पोल खोल दी है। मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि आयरन डोम, जो कभी 90% तक मिसाइलों को रोकने में सक्षम था, अब दर्जनों मिसाइलों के सामने खोखला साबित हुआ और इसकी सटीकता 50 से 60% तक गिर गई है। इस स्थिति ने इजराइल को अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। आज हम बात करेंगे दुनिया में चल रही कुछ बड़ी और जरूरी बातों की। हम जानेंगे कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए क्या नया कर रहा है और ईरान कैसे जासूसों से निपट रहा है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी एक नजर डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया।
आपको याद होगा, इजराइल के पास एक कमाल का डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम था आयरन डोम। यह हवा में आती मिसाइलों को रोक देता था, लेकिन हाल ही में ईरान और हुती विद्रोहियों ने इतने हमले किए कि आयरन डोम भी कमजोर पड़ने लगा। मिडिल ईस्ट के जानकार कह रहे हैं कि जहां पहले ये 90% तक मिसाइलों को रोक पाता था, अब ये सिर्फ 50 से 60% ही सफल हो पा रहा है। इस बात से इजराइल को चिंता हुई और उसने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नया करने का सोचा। अब इजराइल एक नई और शानदार चीज ला रहा है जिसका नाम है आयरन बीम। इजराइल ने कहा है कि उन्होंने इसकी सारी टेस्टिंग पूरी कर ली है और इस साल के आखिर तक इसे तैनात भी कर दिया जाएगा। आयरन बीम को इजराइल की एक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। इसे पहली बार 2014 में दिखाया गया था। यह एक खास तरह का लेजर हथियार है जो छोटे रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार जैसे खतरों को बहुत कम पैसे में खत्म कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि टेस्टिंग के दौरान इसने रॉकेट और मोर्टार सहित सभी खतरों को आसानी से नष्ट कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। आयरन बीम दुनिया का पहला पूरी तरह से काम करने वाला हाई पावर लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम है जो इजराइल की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। यह आयरन बीम या दूसरे डिफेंस सिस्टम की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनकी सुरक्षा में एक और मजबूत परत जोड़ देगा। आयरन बीम को गेम चेंजर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत कम खर्चीला है। जहां आयरन डोम की एक मिसाइल रोकने में लाखों डॉलर खर्च होते थे, वहीं आयरन बीम के एक लेजर शॉट पर सिर्फ $2000 लगेंगे। इससे इजराइल का सुरक्षा खर्च बहुत कम हो जाएगा, खासकर तब जब दुश्मन लगातार छोटे छोटे हमले करते हैं। आयरन बीम लेजर तकनीक पर आधारित है। जैसे ही इसे किसी खतरे का पता चलता है, ये उसे ट्रैक करता है और कई छोटी लेजर किरणों को एक ही जगह पर फोकस करता है। जैसे ही लेजर टारगेट पर पड़ती है, ये सिर्फ 4 सेकंड में उसे खत्म कर देती है। इसकी रेंज करीब 10 किलोमीटर है और जब तक इसे बिजली मिलती रहेगी, ये बिना रुके लगातार फायर करता रहेगा। दूसरी तरफ ईरान अपनी सीमाओं और देशों के राज को लेकर बहुत सतर्क है। हाल ही में ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने मोसाद यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले एक आदमी बाबर शाहबाजी को फांसी दे दी है। शाहबाजी पर आरोप था कि उसने ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान फौजी ठिकानों से जरूरी जानकारी इकट्ठा की थी। ईरान की अदालत ने शाहबाजी को इजराइल के लिए जासूसी करने का दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। खबर है कि शाहबाजी को हाल ही में सबके सामने फांसी दी गई और इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। उसके पास से बहुत सारे डॉलर, हाईटेक जासूसी के उपकरण और नकली पासपोर्ट मिले थे। उस पर यह भी आरोप था कि वो $120 मिलियन और अमेरिकी नागरिकता का लालच लेकर ईरान के नौजवानों को भी जासूसी के काम में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि शाहबाजी इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था और उसने अपना एक जासूसी नेटवर्क बनाने की कोशिश भी की थी। उसकी गिरफ्तारी से एक बड़े जासूसी रैकेट का पर्दाफाश भी हुआ है। शाहबाजी का नाम इस्माइल फैक्री से भी जुड़ा था, जिसे इसी साल की शुरुआती में जासूसी के आरोप में फांसी दी गई थी। ये दोनों मिलकर ईरान में मोसाद के लिए नेटवर्क बना रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने कम से कम 9 लोगों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी है। पिछले हफ्ते ही 4 और लोगों को मोसाद से जुड़े गड़बड़ी फैलाने के आरोप में दोषी पाया गया था। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही बहुत ज्यादा तनाव है। ऐसे में ईरान किसी भी तरह की जासूसी पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि मानवाधिकार संगठन इन फांसियों पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन मामलों को सही तरीके से न्याय किया गया है। ईरान सरकार का कहना है कि ये सजाएं देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन दुनिया भर में ईरान की न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बाबर शाहबाजी की फांसी से ये साफ है कि ईरान अब अपनी सरहदों और फौजी राज को लेकर पूरी तरह चौकन्ना है और जरा सी भी गलती पर फांसी की सजा देने से पीछे नहीं हट रहा है। जिस तरह से वो मोसाद के लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, उससे ये भी पता चलता है कि ईरान की नजरें मोसाद के हर एजेंट पर हैं और जो कथित तौर पर मोसाद के लिए काम कर रहे हैं, उन पर भी ईरान नजर रखे हुए है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है।
अब बात भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की भी कर लेते हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने के लिए जाना जाता है। भारत पर जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था, उससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब उतर गया था। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया था कि पहलगाम आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ था। भारत लगातार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करता रहा है। पाकिस्तान पर यह आरोप है कि वो सीमा पार से घुसपैठ कराकर आतंकवादियों को भारत में भेजता है, जिससे दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। ये सब दिखाता है कि दुनिया में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां कितनी मुश्किल हो चुकी हैं, जहां फौजी तकनीकें लगातार बदल रही हैं और देशों के बीच खुफिया युद्ध भी जारी हैं।